Good morning. Types of financing. Types of financing. Basically, this is sources of finance. अब यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं अपने sources of finance की, the finance sources can be divided in three categories: long term, medium term and short term. So यहाँ पे जो हमारे पास sources of finance है, sources of finance, it can be divided in three categories. One is long term, then medium term and short term. Long term, medium term and short term. And long term source क्या हुआ? Where the funds are available for more than 5 years. Funds available for more than 5 years. Medium term क्या हुआ? Funds available for more than 1 year but less than 5 years. Funds available for more than 1 year but less than 5 years. And for short term, where the funds are available for less than 1 year, funds available for less than 1 year. Funds available for less than 1 year. यहां पे एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं हमारे पास में? बताओ क्या आ सकता है? लॉन्ग टर्म सोर्सेस में क्या क्या आएंगे हमारे पास में? इक्विटी शेयर कैपिटल आ सकता है. सो यहां पे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, देन debentures, then long term loans, then leasing, then venture capital finance, then अब यहां हमारा एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? मीडियम टर्म में look, debentures can be for more than 5 years but less than 5 years also, but normal course में debenture लगभग 5 years से ज्यादा के ही रहता है नॉर्मल सिचुएशन में. तो यहां पे क्या आ सकता है? मीडियम टर्म लोन. मीडियम टर्म लोन, लुक ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया. ठीक. देन पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक एफडी तो हम करेंगे ना, हमारे को पैसा बैंक से
वो तो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ ना, कहाँ दिखाओगे? हमने अगर एफडी करी तो लोन्स में थोड़ी ना आएगा, वो तो इन्वेस्टमेंट में आएगा। और क्या हो गया? और क्या आ जाएंगे? मीडियम टर्म लोन में 5 साल के, और कौन 5 साल से कम के और क्या लोन हो सकते हैं? और क्या सोर्सेस हो सकते हैं जहां पे पैसा 5 ईयर से कम पे अवेलेबल हो? और क्या हो सकता है? यहां पे मीन्स डिबेंचर्स ले सकते हो लेस देन 5 ईयर्स, डिबेंचर्स विद maturity less than 5 years। ठीक, अब आ जाते हैं किस पे? शॉर्ट टर्म पे। शॉर्ट टर्म में हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन, देन कैश क्रेडिट लिमिट, देन कमर्शियल पेपर, और क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट। वैसे सीसी लिमिट में वो लगभग नॉर्मल कोर्स में हम कंसीडर कर ही लेते हैं। देन फैक्टरिंग, एटसेट्रा। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक, तो हमने क्या करा? पहले वी हैव डिवाइडेड आवर सोर्सेस इन 3 कैटेगरीज, एंड हमारे पास में जो 3 कैटेगरीज हैं वो 3 कैटेगरीज क्या आ गई? वन इज द लॉन्ग टर्म, अनदर इज मीडियम टर्म, एंड थर्ड वन इज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इज वेयर द मनी इज अवेलेबल फॉर मोर देन 5 years, that is long term। and what is medium term? where the money, long term हो गया जहां पे पैसा more than 5 years है। मीडियम टर्म क्या हो गया? more than 1 year but less than 5 years, that is medium term। and short term is where the funds are available less than 1 year, that is the short term। is this point clear? now अब यहां पे हमारे पास में नेक्स्ट क्या आ जाएगा? that when it comes to the financing, अब इसमें बेसिक जो हमारे पास में सोर्सेस है, 3 बेसिक सोर्सेस है। वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल, another is preference share capital, and third one is debentures। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, ये तीनों कहां पे आ गए? लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आए या फिर मीडियम में आएगा अगर लेस देन 5 years। इक्विटी शेयर हमेशा लॉन्ग टर्म सोर्स में ही आएगा, बिकॉज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विटी शेयर? हियर द फंड्स आर अवेलेबल फॉर मोर देन फंड्स आर नॉट रीपेबल, ओनली रीपेबल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, and the dividend is also not the obligation on the company। तो यहां पे this is most secured fund from the company's point of view। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोच के देखें तो सबसे सिक्योर्ड कौन सा है? is equity shares। then preference shares, here the principal will be repayable जब जो भी उसकी maturity होगी, and maximum maturity can be 20 years। then afterwards we are having next one is the डिबेंचर्स में अब हमारे पास में प्रिंसिपल भी पे होना है। एंड वन मोर थिंग, इन केस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट द चार्ज ऑन प्रॉफिट, इट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट होंगे तभी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे जा सकता है, अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट दिस? देन अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं, वी स्टार्ट विद द डिबेंचर्स। डिबेंचर्स भी डिफरेंट कैटेगरी के हो सकता है। जब डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं तो डिबेंचर्स कैन बी
bonds and debentures, bonds and debentures. अब यहां पे इसके क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आ सकता है वो आ सकता है नॉन कन्वर्टेबल, मीन्स इरिडीमेबल, रिडीमेबल तो हो सकता है, बट प्रैक्टिकली आज की डेट में इरिडीमेबल डिबेंचर्स नहीं होंगे, तो हम वो क्लासिफिकेशन अभी नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि आज के सिनेरियो में नहीं है। देन अब यहां पे इसका हम क्लासिफिकेशन कैसे ले सकते हैं? यू कैन हैव नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, देन इसके बाद में कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल में एक फुल्ली कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल एंड पार्टली कन्वर्टेबल। अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं नॉन कन्वर्टेबल, सो ये क्या हो गया? द प्रिंसिपल विल बी रीपेड इन कैश ऑन मैच्योरिटी, प्रिंसिपल विल बी repaid in cash on maturity. Then अगर फुल्ली कन्वर्टेबल है तो क्या होगा? इक्विटी शेयर्स, equity shares will be issued on maturity। मतलब प्रिंसिपल कैश में वापस करने की जगह क्या होगा? यहां पे इक्विटी शेयर्स इश्यू हो जाएंगे एंड दैट विल बी पेड ऑन मैच्योरिटी। देन इसके बाद में जब पार्टली कन्वर्टेबल आ गया तो कुछ कैश पे होगा और कुछ पैसे के लिए इक्विटी शेयर इश्यू हो जाएंगे। सम पोर्शन विल बी पेड इन कैश एंड फॉर सम अमाउंट equity shares will be issued on maturity। ठीक, देन अब इसके बाद में और जो हमारा जो एक और बाइफर्केशन आता है, दैट इज वी आर हैविंग इज द कूपन बॉन्ड्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स, कूपन बॉन्ड्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स हो गए। एंड कूपन बॉन्ड्स क्या हो गए? जहां पे इंटरेस्ट अलग से पे हो रहा है, these are called as coupon bonds। जहां पे इंटरेस्ट अलग से पे नहीं होगा, these are called as zero coupon bonds। then इसी में यहां पे अब हमारे पास में बाइफर्केशन कैसे आ गया? कूपन बॉन्ड्स and zero
coupon bonds, coupon bonds and zero coupon bonds. यहां पे कूपन बॉन्ड्स में इंटरेस्ट will be paid separately. Interest will be paid separately on due dates. Then, in case of zero coupon bonds, interest is not paid separately, and these bonds are issued at discount and redeemable at par. These bonds are issued at discount and redeemable at par. तो क्या हो गया? इन केस ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या हो रहा है? लोग कैसा होता था? लोग जो बैंकिंग सिस्टम है वो हमेशा से आज के जैसा नहीं था. एक टाइम था जब बैंक अकाउंट में, सारे बैंक अकाउंट में चेकबुक फैसिलिटी भी नहीं होती थी. सेविंग्स अकाउंट में द यूज्ड टू बी टाइम जहां पे चेकबुक इशू ही नहीं हुआ करती थी. सिर्फ करंट अकाउंट के साथ में चेकबुक थी. फिर धीरे धीरे करके सेविंग्स अकाउंट के साथ में भी चेकबुक आनी शुरू हो गई. एंड अब तो कंपल्सरीली लगभग हर सेविंग अकाउंट के साथ में चेकबुक रहती है. एटीएम कार्ड लेना नहीं लेना दैट कैन बी योर चॉइस, बट द चेकबुक विल बी देयर. देयर यूज्ड टू बी टाइम जहां पे चेकबुक इशू ही नहीं होती थी. तो फिर कैसे पैसा निकालते थे? स्लिप भर के. बैंक में जाओ, स्लिप भरो और पैसा निकाल के लेके आओ. That was the position earlier. And आज की डेट में तो कैसा है? सेंट्रलाइज्ड मींस सीबीएस है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस है, सारी की सारी कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग है. इंटरनेट के थ्रू सब आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है. नेटवर्क के थ्रू डेडिकेटेड नेटवर्क्स है जहां पे इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द ब्रांचेस. बट हमेशा से ऐसा नहीं था. एंड जो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स का कंसेप्ट कहां से आया? जो सबसे ज्यादा बोरो करने वाली एंटिटीज हैं वो है गवर्नमेंट्स. कौन बोरो करता है? गवर्नमेंट. हम कंपनीज की भी बात कर रहे हैं, कंपनीज भी बोरो करती हैं थ्रू द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. उसके अलावा और कौन बोरो कर रहा है? सबसे ज्यादा बोरोइंग होती है किसकी? इज बाय द गवर्नमेंट. ठीक, गवर्नमेंट क्या करती है? मींस कोई भी होगा, लोन तो कोई भी ले सकता है, बट जो बॉन्ड्स का जो इनिशियल कंसेप्ट स्टार्ट हुआ वो गवर्नमेंट्स के थ्रू ही हुआ. देन व्हाट हैज हैपेंड? लोग जब पेपर करेंसी आई, पेपर करेंसी के बाद में बॉन्ड्स का कंसेप्ट आया. उसके पहले बॉन्ड्स का नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी, बॉन्ड सर्टिफिकेट कैसे प्रिंट करोगे ना. ठीक, पेपर करेंसी आई, फिर उसके बाद में बॉन्ड्स का कंसेप्ट आया. अब कैसा है? गवर्नमेंट अगर मेरे को चलानी है तो टैक्सेस कलेक्ट करने पड़ेंगे ना. ज्यादा कम किसी भी सिचुएशन में कैसा भी लोगे, you will have to collect the taxes, and for those taxes what do you have to do? अब अगर मैं किसी से भी टैक्स कलेक्ट करता हूं, दिस इज ऑलवेज रिग्रेसिव. टैक्स हमेशा अभी कैसा है? उन्होंने स्वच्छ भारत के लिए 0.5% सेस लगा दिया किस पे? सर्विस टैक्स पे. एंड ऑब्वियसली वो किसी ने हमारी पॉकेट से जाने वाला है ना. कोई भी सर्विस तुम अवेल करने वाले हो तो उसमें सर्विस टैक्स 0.5% से बढ़ के आ जाएगा. एंड वंस दैट हैपेंस, अब इसके बाद में क्या होना है? यहां क्या हुआ? गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करे. अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन नेगेटिव ही होने वाला है. बट गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, इसके लिए ब्रिजेस, रोड्स,
पुलिस, मिलिट्री, इन सब के लिए पैसा तो चाहिए। वो पैसा आएगा कहां से? इन द फॉर्म ऑफ द टैक्सेस। अब गवर्नमेंट्स ने एक तरीका निकाला। वो तरीका क्या था कि रादर देन कलेक्टिंग मोर टैक्स यू बोरो फ्रॉम द पब्लिक। तो पब्लिक से बोरो कर लेता हूं। मैं तुम्हारे को बोलता हूं तुम मेरे को 100 रुपए दो, मैं आज से 1 साल बाद तुम्हारे को 105 रुपीज वापिस कर दूंगा। कन्वीनियंट हो गया ना। आज की डेट का तो काम चल गया ना। आज की डेट में गवर्नमेंट को जितना शॉर्टफॉल पड़ रहा था, जो गवर्नमेंट बजट बनाती है, बजट में क्या होता है, एक तरफ रेवेन्यू आता है, दूसरी तरफ जो उसका एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है। एंड अब तुम अगर कभी भी बजट के टाइम पे अगर न्यूज एनालिसिस देखोगे तो वो बताते हैं रुपीज कलेक्टेड, रुपीज स्पेंट, ठीक। अब अक्सर क्या होता है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो खर्चा है वो गवर्नमेंट का अक्सर ज्यादा हो जाता है। एंड अब जो खर्चा है मेरा अगर ज्यादा हुआ तो उसको कैसे मीट आउट करेंगे? एक तो है उसके लिए टैक्स और लगाओ। अगर टैक्स लगाया तो पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट होता है। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, तुम बोरो कर लो। अब बोरो करा तो उस केस में क्या हो गया, कन्वीनियंट हो गया ना, कि मैंने पब्लिक से 100 रुपए उनको बोला ठीक है तुम टैक्स कम दो चलेगा, तो मेरे को 100 रुपए उधार दे दो, मैं इंटरेस्ट के साथ में तुम्हारे को वापस कर दूंगा, ठीक। जब 105 रुपीज वापस करने हैं तो क्या करा, अब अगर 105 रुपीज सपोज गवर्नमेंट के पास में नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, करेंसी प्रिंट कर देगी। करेंसी प्रिंट करके वापस कर दिया। अब जब करेंसी प्रिंट करेंगे तो मार्केट में करेंसी बढ़ गई ना। जब मार्केट में करेंसी बढ़ गई तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। एंड फाइनली होगा क्या, अगर तुमने करेंसी प्रिंट करी, सपोज इन्फ्लेशन बढ़ गया कितने से, 5% से, तो तुमने क्या लिया, 100 रुपीज लिए, 105 रुपीज करेंसी प्रिंट करके वापस कर दिए। ये जितना भी करेंसी प्रिंट करा होगा गवर्नमेंट की जेब से कुछ तो नहीं न गया, वो तो करेंसी प्रिंट करी, दे आर हैविंग राइट टू प्रिंट द करेंसी। उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में ज्यादा करेंसी आ जाएगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। एंड आखिर में हुआ क्या कि महंगाई सपोज 10% से बढ़ गई। अगर महंगाई 10%, इन्फ्लेशन 10% से बढ़ गया तो जो 105 रुपए तुम्हारे को मिले उसकी वैल्यू तो और कम हो गई ना। इनडायरेक्टली तुम्हारे से टैक्स कलेक्ट हो गया गवर्नमेंट का, बिकॉज इन्फ्लेशन इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो इनडायरेक्टली टैक्स कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट तुम्हारे से। क्यों, इन्फ्लेशन बढ़ने का जो प्राइमरी रीजन है वो है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। गवर्नमेंट करेंसी ज्यादा प्रिंट करेगी तो उसकी वजह से ज्यादा एक्सपेंडिचर होने की, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। एंड इन्फ्लेशन हमेशा, जो डायरेक्ट टैक्सेस है ये इनडायरेक्ट टैक्स जैसा है। इन्फ्लेशन इनडायरेक्टली पैसा कलेक्ट करा, तुमने बोरो कर लिया, रीपेमेंट करते टाइम पे करेंसी प्रिंट करके वापस कर दी, या फिर उस शॉर्टेज को ही फुलफिल करने के लिए तुमने करेंसी प्रिंट कर दी। जो बजट डिफिसिट आया, एक्सपेंडिचर ज्यादा था, इनकम रेवेन्यू कम था, उसको मीट आउट करने के लिए हमने क्या करा, करेंसी प्रिंट कर दी। उससे करेंसी तो प्रिंट हो गई, उधर का आज का खर्चा चला गया, बट इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, बट लोगों की इनकम उतने से थोड़ी ना बढ़ेगी। तो आखिर में उनके टैक्स इनडायरेक्टली कलेक्ट हो गया। और इन्फ्लेशन का टैक्स एक्चुअल में गरीब आदमी पे सबसे ज्यादा भारी पड़ता। अगर सपोज चावल दाल का भाव अगर सपोज 10 रुपए से बढ़ गया, तो जो गरीब आदमी है जो दिन का 100, 150, 200 रुपए कमा रहा है, उसका तो बजट बिगड़ जाएगा ना। 10 रुपए से भी 20 रुपए से उसका अगर खर्चा बढ़ा दिया तुमने तो उसका बजट पूरा बिगड़ जाएगा। बट इससे चावल दाल महंगा हो गया, मुकेश अंबानी पे फर्क पड़ेगा क्या? उसको तो शायद भाव ही मालूम नहीं हो ये कितना है। सो व्हाट हैपेंस हियर कि इन्फ्लेशन जो टैक्स है उसका सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है, गरीब आदमी पे पड़ता है, और जो अमीर होता है उस पे उसका असर सबसे कम पड़ता है, ठीक है। सो हियर दीज आर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। इसके अलावा एक पहले बॉन्ड्स इशू करे गए थे, बहुत सारी कंपनीज ने इशू करे थे बॉन्ड्स, एंड दीज वर यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड। कई बार लुक, मैं जो कर रहा हूं यहाँ पे डूइंग द इंपॉर्टेंट सोर्सेस, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जितने इंपॉर्टेंट है वो सब सोर्सेस हम करके ले रहे हैं यहाँ पे। वी वर हैविंग यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड,
अब ये जो यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे ये क्या थे? दीज बॉन्ड्स वर इशूड इन द फॉरेन कंट्रीज इन यूरो करेंसी, जो करेंसी है यूरो उसमें इशू करे गए थे। मोस्टली दीज वर इशूड इन यूरोप। एंड उसके बाद में मेच्योरिटी पे क्या होना था? प्रिंसिपल वापस नहीं होना था, उसके बदले में इक्विटी शेयर इशू होने थे। सो दीज बॉन्ड्स वर issued by some companies in foreign countries, and these were denominated in euro and at maturity equity shares were to be issued rather than repayment of principal in cash. Repayment of principal in cash. ठीक, तो क्या हो गया? यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड कुछ अलग तरीके के बॉन्ड नहीं थे। जो नॉर्मल बॉन्ड है, सिर्फ यहां क्या करा, फॉरेन कंट्रीज में ये बॉन्ड इश्यू करे एंड एट मैच्योरिटी ये कन्वर्टेबल है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कैसे होता है? वेयर द रादर देन पेइंग द प्रिंसिपल यू आर इशूइंग इक्विटी शेयर्स, दीज आर कन्वर्टेबल बॉन्ड। तो यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या थे? फॉरेन कंट्री में इशू हुए, दीज वर डिनोमिनेटेड इन यूरो करेंसी एंड एट मैच्योरिटी रादर देन प्रिंसिपल repayment the equity shares were to be issued here. Is this clear? And एक इसमें जीरो कूपन बॉन्ड पे आता है। एक मिनट में इसमें बीच में रह गया वो पॉइंट। नाउ अब जब बॉन्ड्स इशू हुए, जब शुरुआत में बॉन्ड्स इशू होने शुरू हुए तो वहां पे क्या होता था? तो जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते थे, उसका इंटरेस्ट पे करते थे। अब इंटरेस्ट या तो तुम अलग से पे कर लो या फिर उस बॉन्ड में ही स्ट्रक्चर कर दो उसे। अब अगर अलग से इशू हो रहा है तो बैंकिंग सिस्टम आज जैसा नहीं था। तो क्या होता था? शुरुआत में जो कूपन बॉन्ड्स थे, डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ में जो एंटिटी इशू करने वाली एंटिटी गवर्नमेंट हो गई या कंपनी हो गई, वो इंटरेस्ट के कूपन भी देते थे। मतलब आज की डेट में समझ लो तो पोस्ट डेटेड चेक जैसा हो गया। मीन्स आज की डेट में भी जो कूपन बॉन्ड्स होते हैं उसमें कंपनीज क्या करती हैं? पोस्ट डेटेड चेक इशू करता है। एंड वो पोस्ट डेटेड चेक में वो जो भी ड्यू डेट रहेगी वो ड्यू डेट रहेगी से 30 जून 31 दिसंबर है तो 30 जून का एक चेक होगा, 31 दिसंबर का एक चेक होगा। ऐसे 5 साल के 10 चेक तुम्हारे पास में पोस्ट डेटेड चेक पड़े होंगे। जब ड्यू डेट आए बैंक में पैसा जमा कर दो, बैंक में चेक जमा कर दो और वो चेक क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब यही सिचुएशन, बैंकिंग सिस्टम हमेशा आज जैसा काम थोड़े ना करता था। तो जब बैंक्स ऐसा सब जगह थे भी नहीं, तो वहां पे जब डिबेंचर्स इशू होते थे कूपन बॉन्ड्स में, वो इंटरेस्ट के कूपन देते थे। ठीक, चेक नहीं है, कूपन है। जैसे और चीजों के कूपन होते ना, तो वैसे इंटरेस्ट के कूपन होते थे। तुम उस ऑफिस में जाओ, कंपनी के ऑफिस में जाओ या गवर्नमेंट के ऑफिस में जाओ, उनको कूपन दो, उस कूपन के बदले में पैसे दे देते थे। सो दीज वर कॉल्ड एज कूपन बॉन्ड्स। बट इसमें हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है ना, फिर कोई आदमी चाहिए ड्यू डेट पे जो पैसे सबको देगा, वो सब काम होगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? उसकी जगह अगर कंपनी बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू कर दे और पार पे रिडीम कर दे, मतलब सपोज 1 ईयर मैच्योरिटी है, 1 ईयर मैच्योरिटी थी। अब यहां पे क्या होता है? 1 ईयर मैच्योरिटी में आज की डेट में बॉन्ड इशू हुआ, 90 रुपीज पे इशू किया
और आज से 1 साल बाद 100 रुपीज पे रिडीम कर दिया, ठीक, बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा, तो क्या हो गया, इस तरीके के बॉन्ड्स, क्योंकि इंटरेस्ट का कूपन अलग से इशू हुआ ही नहीं, सो दीज आर कॉल्ड एज जीरो कूपन बॉन्ड। अब यहां इंटरेस्ट कैसे पे हो रहा है? इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस and redemption value. This is 10 rupees is the interest. Is this point clear? So automatically it is structured within the bond. तो जीरो कूपन बॉन्ड हमेशा किस पे इशू होंगे? डिस्काउंट पे इशू हुआ, issued at discount and redeemable at par. रिडीमेबल एट पार। और जो इन दोनों का जो भी डिफरेंस हो गया, इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरेस्ट। इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट दिस? ठीक। तो ये आगे हमारे पास में कूपन बॉन्ड्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स। बहुत कॉमन एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है कि कूपन बॉन्ड्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन कूपन बॉन्ड्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड, और अदरवाइज दे माइट बी आस्किंग द शॉर्ट नोट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। इज दिस क्लियर देन? एंड यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, ठीक, बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, पास्ट में तो पूछा हुआ है। देन आफ्टर दिस और जो हमारे पास में बॉन्ड्स की डिफरेंट कैटेगरी आ जाएंगी। There were one bond issued, these were called as deep discount bond. And deep discount bonds IDBI ने इशू करे थे, कुछ और एंटिटीज ने भी डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स इशू करे थे। एंड डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स में क्या था? डीप डिस्काउंट बॉन्ड ये अभी भी इशू करे जा सकते हैं, एंटिटीज इशू करती हैं, बट जो ओरिजिनली इंडिया में डीप डिस्काउंट बॉन्ड इशू हुए थे वो आईडीबीआई ने इशू करे थे। आईडीबीआई हो गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड अब तो आईडीबीआई एक्चुअल में पहले पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता था, बट आज की डेट में तो वो बैंक बन गया है। आईडीबीआई बैंक हमारे पास में है, ठीक है। नाउ अब यहां डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, these are also zero coupon bonds, but इनकी मेच्योरिटी was 20 years, एंड ये जो बॉन्ड इशू हुए थे 2 लाख रुपीज फेस वैल्यू के बॉन्ड थे, एंड इशू हुए थे 5,000 रुपए पे, बट मेच्योरिटी थी 20 साल की। मतलब आज 5,000, इसको दूसरी तरीके से सोच के देखो ना, आज 5,000 रुपए जमा करो, 20 साल बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो डबल होगा। 5 का 10, 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, 80 का 1,60,000। एंड एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट उसमें बहुत पहले इशू हुए थे, तो इंटरेस्ट रेट वाज एक्चुअली वेरी हाई, तो उसकी वजह से वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट पड़ जा रहा था, एंड कंपाउंडिंग से वो इशू हुए थे। इज दिस क्लियर? तो यहां पे दीज बॉन्ड्स, दीज टाइप ऑफ bonds earlier were issued by IDBI, these bonds were having maturity of 20 years
maturity of 20 years, and these were issued at rupees 5,000, whereas face value receivable after 20 years was rupees 2 lakhs. As these bonds were issued at deep discount, तो डिस्काउंट कितना? 1,95,000 का 2 lakhs minus 5,000, 1,95,000. Therefore, these were called as deep discount bonds. These were called as deep discount bond. Is it clear? अब इसके बाद में एक और कंसेप्ट पे आते हैं, that is called as bridge loan. Bridge loan नाम सुना है? नहीं. पहली चीज, ये क्या नहीं है? ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए लोन नहीं है. नॉर्मली होता कैसा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा कि ब्रिज लोन क्या है एंड नहीं मालूम स्टूडेंट को ब्रिज लोन है क्या, और मजबूरी है सॉल्व करना भी, अब टाइम बचा हुआ है और कुछ सॉल्व कर, बाकी तो और कुछ आ नहीं रहा, चलो ठीक है थियरी लिख रहे हैं, तो फिर क्या लिखता है? इट इज द लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज. एंड उसके बाद में उसने वहां पे कहानी लिखी हुई कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज रिक्वायर्स लॉट ऑफ फंड, उसके लिए लोन लेना पड़ता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लोन लिया, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिज लोन. तो पहली चीज तो क्या नहीं है, दिस इज नॉट द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज. तो ये ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन नहीं है. तो किस चीज के लिए? कैसा है कंसेप्ट? एक काम कर, थोड़ा सा पुराना सिनेरियो, जब बैंकिंग सिस्टम आज की डेट जैसा काम नहीं करता था. लुक, लॉन्ग बैक बैंक्स एक्चुअल में जो लोन्स प्रोवाइड करते थे वो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म लोन ही प्रोवाइड करते थे, एंड मोस्टली फॉर द बिजनेस एंटरप्राइजेस. जनरल पब्लिक को बैंक से लोन नॉर्मल कोर्स में हाउसिंग लोन वगैरह नहीं देते थे. अभी भी तुम देखोगे तो हाउसिंग लोन देने वाली दो मेजर एंटिटीज हैं, वन इज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, दोनों प्राइवेट बैंक्स हैं. अब तो और भी आ गए हैं, एलआईसी फाइनेंस, हाउसिंग फाइनेंस, बहुत सारे हो गए, बट दो ने शुरू करा था, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक. एंड प्रायर टू दिस बैंकिंग सिस्टम जैसा हम इसको आज देख रहे हैं, हमेशा से ऐसा नहीं था. बैंक्स क्या करते थे, मीडियम टू शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते थे, लॉन्ग टर्म लोन्स अक्सर वो प्रोवाइड नहीं करते थे. अब अगर मेरे को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए भी अगर मेरे को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़ेगा. एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हुआ करते थे, देन आईडीएफसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई, ये सब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे. अब सबके बैंक्स आ गए, बट आईसीआईसीआई बैंक बनने के पहले, बैंक का लाइसेंस अप्लाई करने के पहले ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, एंड दे वर क्रिएटेड अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट.
तो अगर हमारे को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए होता था तो हम किससे लेते थे? किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो किसका? बैंक के पास में। आज की डेट में भी बहुत कम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक को अप्रोच करते हैं हाउसिंग लोन के लिए। ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स में या फिर प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं उन्हीं को लगभग अप्रोच करता है। अब स्टेट बैंक एग्रेसिव हुआ है वो अलग चीज है, एंड उसमें उन्होंने स्पेसिफिक पर्पस के लिए फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस बनाए हुए थे। जैसे आईसीआईसीआई का काम क्या था? इंडस्ट्रियल क्रेडिट प्रोवाइड करना। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट वाज एचडीएफसी। आज की डेट में भी एचडीएफसी लिमिटेड अलग है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड अलग है। इवन स्टॉक एक्सचेंज पे दोनों की लिस्टिंग अलग अलग है। तुम देखोगे जो एचडीएफसी लिमिटेड है वो ब्लू पे रेड से लिखा होता है, और एचडीएफसी बैंक आई थिंक ब्लू पे व्हाइट लिखा होता है। जो बैंक्स हैं वो सब एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, बट जो उनका लोन डिपार्टमेंट है, जो हाउसिंग लोन डिपार्टमेंट है, वो है एचडीएफसी लिमिटेड। ठीक, तो क्या हुआ? आईसीआईसीआई के केस में आईसीआईसीआई मर्ज हो गया विद आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी मर्ज नहीं किया उन्होंने। आईडीबीआई यूटीआई में क्या करा? मींस आईडीबीआई बैंक में आईडीबीआई मर्ज कर दिया। आईडीबीआई वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट वाज आईडीबीआई। इसीलिए तो आईडीबीआई का अगर तुम ऐड देखो तो वो एक हाथी का बच्चा और बड़ा हाथी दिखाते थे, इफ यू रिकॉल, कि वो छोटों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी। बिकॉज आईडीबीआई का पर्पस क्या था? इंडस्ट्रियल लोन देना। सिर्फ वो बड़े बड़े लोन दिया करते थे, वो छोटे रिटेल लोन में थे ही नहीं। तो इसलिए वो ऐड दे रहे थे कि हम छोटे लोन भी प्रोवाइड करते हैं और बड़े लोन तो देते ही है। ठीक, मीन्स वी आर फॉर ऑल, छोटी एंटिटीज के लिए भी, बड़ी एंटिटीज के लिए भी। इन सब ने लाइसेंसेस अप्लाई करे थे, कुछ ने 91, 92 में, बाकियों ने 97, 98 में लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करा था। नाउ अब जो ये लाइसेंसेस मिले देन उसके बाद में बैंक्स बन गए। बट पुरानी सिचुएशन में कैसा होता था कि अगर मेरे को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए तो मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे जाऊंगा, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन चाहिए तो मैं बैंक के पास में जाऊंगा। अब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लोन चाहिए तो तुम्हारे को 10 से 15 साल के लिए लोन लगेगा, क्योंकि 2-4 साल तो इंडस्ट्री सेटअप करने में ही लग जाते हैं ना। उतने में मेरे को रीपेमेंट की नौबत आ जाएगी तो मैं कहां से करूंगा? बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, लोन का रीपेमेंट करना है। तो वहां पे क्या होता था? दैट they were approaching the financial institution. They used to give the loan 10 years, 15 years, 20 years के लोन दिया करते थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट उनके नॉर्म्स थोड़े से स्ट्रिंजेंट होते थे, थोड़े से स्ट्रिक्ट नॉर्म होते थे। अब कोई भी इंस्टीट्यूशन जब लोन देता है तो लोन डिसबर्स करने के पहले वो सैंक्शन लेटर इश्यू करते हैं। पहला काम वो क्या करता है? सैंक्शन लेटर देता है कि वी आर रेडी टू गिव यू द लोन ऑफ दिस मच ऑफ अमाउंट for this much of period, provided these conditions are satisfied. उसके नीचे बहुत सारी conditions रहेंगी। अगर ये सारी की सारी conditions satisfy होती हैं, in principle उन्होंने क्या करा? पर्सन का वेरिफिकेशन करा कि उसको लोन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। उन्होंने in principle एग्री कर लिया कि इस एंटिटी को लोन दिया जा सकता है, बट लोन कब दिया जाएगा? जब वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। इवन आज की डेट में भी हाउसिंग लोन लेने जाओगे तो पहले सैंक्शन लेटर मिलता है, फिर उसके बाद में लोन का डिसबर्समेंट होता है। कोई भी लोन होगा, पहले सैंक्शन लेटर, फिर उसके बाद में लोन का डिसबर्समेंट, और उसमें कंडीशन लिखी रहती है, ये कंडीशंस है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई देन द लोन विल बी गिवन, अदरवाइज द लोन विल नॉट बी गिवन। अब यहां क्या होता है? इन दिस सिचुएशन हाउ इट विल वर्क आउट? अब पोजीशन क्या आएगी हमारे पास में? अब कोई एक इंडस्ट्री सेटअप करते तो इंडिया में तो बहुत ही फॉर्मेलिटीज है। तुम्हारे को फैक्ट्री एक्ट में लाइसेंस लेना पड़ेगा, फैक्ट्री सेटअप करोगे तो फैक्ट्री एक्ट में परमिशन लगती है, फैक्ट्री एक्ट 1948 है। देन यू आर हैविंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी, ग्राम पंचायत, उनकी परमिशन लगेगी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की परमिशन लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कनेक्शन वहां पे लगेगा। अब कैसा रिमोट एरिया में सेटअप करी जाती है
तो वहां पे पावर हाउस थोड़ी ना होगा, वहां तक लाइन भी नहीं जाती हो सकता। कहीं तो रिमोट एरिया में तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा वो अपने जहां पे भी उनके पास में एक पावर स्टेशन वहां पे सेटअप करता है, तो उसके लिए वो उनकी परमिशन लगेगी, बहुत सारी और भी परमिशंस लगती हैं। अब इन सब में टाइम लगने वाला है। अब यहां पे क्या हुआ, मेरे को सैंक्शन लेटर मिल गया। सैंक्शन लेटर मिल गया से 2 करोड़ 10 करोड़ का जितने का भी लोन था उसका मेरे को सैंक्शन लेटर मिल गया। कहां से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सैंक्शन लेटर मिल गया। बट उन्होंने कंडीशंस बताई हुई हैं, ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गई देन वी आर रेडी टू गिव यू लोन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है देन वी विल नॉट बी गिविंग यू डिसबर्सिंग द लोन। तो वो लोन डिसबर्स नहीं होगा, मतलब पैसा नहीं आएगा हमारे पास में। अब मेरे को मालूम है कि कंडीशन मैं सेटिस्फाई तो कर लूंगा बट टाइम लगेगा। हिंदुस्तान में चीजें हो तो जाती हैं बट थोड़ा धीरे धीरे होती है। अब यहां पे हर दफ्तर में जाके एप्लीकेशन दो, वहां पे करो, फिर 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज जाओगे तो वो शायद तो भी जो ऑफिसर है वो अपनी सीट पे ही नहीं होगा, फिर वो अब दिवाली की छुट्टियां पड़ गई तो वो छुट्टी पे चला गया, छुट्टी के बाद में भी आया नहीं। देन फिर वो आया तो फिर उसने बोला कि ठीक है कल आओ, मैं कल देखता हूँ। फिर कल गए तो फिर वो वापस सीट पे नहीं था, उसके ससुर जी बीमार हो गए थे तो उनको लेके गया था हॉस्पिटल, एंड ऑल दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। पर काम आखिर में हो तो जाते हैं, जिनको काम कराना आता है उनके काम हो जाते हैं। सो द पर्सन नोज, एंटिटी नोज कि उनको सैंक्शन मिलेगा तो ये सारी की सारी कंडीशन वो सेटिस्फाई कर लेंगे, बट इट विल बी टेकिंग टाइम। सपोज मेरे को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन मिल गई है, फैक्ट्री एक्ट में लाइसेंस मिल गया फैक्ट्री सेटअप करने का। अब इसके बाद में मैं काम स्टार्ट करना चाह रहा हूं बट मेरे पास पैसा नहीं। मैं क्या सोच रहा हूं कि फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन, इन सब काम में फॉर्मेलिटीज में 6 महीने लगते रहेंगे। 6 महीने रुक के क्या फायदा, 6 महीने में अपना फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता। बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिसबर्समेंट देगा जब वो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूं, वो सैंक्शन लेटर लेके किसी कमर्शियल बैंक में जाता हूं और उनको बताता हूं कि मेरे को 10 करोड़ का लोन सैंक्शन हो चुका है, बट इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करने में मेरे को 6-8 महीने का टाइम लगेगा। इस बीच में मेरे को फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन शुरू करना। सपोज उधर 10 करोड़ का लोन मैंने अप्लाई करा है, मैं बैंक को बोलता हूं मेरे को एक काम करो, 1 करोड़ रुपीस का शॉर्ट टर्म लोन दे दो इस 10 करोड़ के सैंक्शन लेटर के बदले में। 1 करोड़ का लोन दे दो, मैं अपना फैक्ट्री का काम शुरू कर देता हूं कंस्ट्रक्शन का, और जैसे ही उधर से लोन आएगा मैं तुम्हारा लोन वापस कर दूंगा। इज दिस क्लियर? तो अब यहां पे क्या हुआ, मेरे पास में सैंक्शन लेटर आ गया। कहां से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सैंक्शन लेटर आ गया, बट उसकी जो कंडीशंस है उनको सेटिस्फाई करने में कुछ टाइम लगेगा। तो मैं किसको अप्रोच कर रहा हूं? कमर्शियल बैंक को अप्रोच कर रहा हूं फॉर गिविंग मी अ ब्रिज लोन। अब इस लोन को क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? ब्रिज लोन बोलेंगे। आई विल अप्रोच देम कि मेरे को थोड़ा पैसा अभी चाहिए so that I can start with the business or construction, whatever things are, to start up the things. And जैसे ही मेरे को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डिसबर्समेंट मिलेगा, पहला काम मैं क्या करूंगा, ये लोन वापस कर दूंगा। एक्चुअल में वो उसमें क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी परमिशन लगती है उसकी। तो वहां पे जब परमिशन लगेगी तो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली चेक किसके नाम पे इशू कर देंगे? बैंक के नाम पे। तुमने 1 करोड़ बैंक से ले लिया, तुम्हारे को वापस करना है, तो उतना पैसा वो किसको दे देंगे? डायरेक्टली चेक इशू कर देंगे बैंक के नाम पे, और 9 करोड़ रुपीस का डिसबर्समेंट वो हमारे को देंगे। इज इट क्लियर? सो व्हाट हैपेंस, दीज टाइप ऑफ लोन्स आर कॉल्ड एज ब्रिज लोन। ब्रिज लोन क्या कर रहा है? इट इज ब्रिजिंग द गैप बिटवीन सैंक्शन ऑफ लोन फ्रॉम the financial institution and actual disbursement of loan by the financial institution. Is this clear? So यहां पे क्या होगा, right? Bridge loan, bridge loan
fills the gap between sanction of loan by financial institution and actual disbursement of loan ठीक। तो इसमें प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर क्या रहेगा? आफ्टर गेटिंग द सैंक्शन लेटर, फर्स्ट वी आर गोइंग टू गेट सैंक्शन लेटर फ्रॉम होम? फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक। तो यहां पे हमारे पास में पहला क्या हो जाएगा? सैंक्शन लेटर received from financial institution. Then अब सैंक्शन लेटर कंटेन्स सर्टेन कंडीशन। ठीक। इट कंटेन्स some conditions which will require some time to fulfill them. Some time to fulfill them. तो क्या होगा? Entity will now approach whom? Commercial bank for giving some loan for that period. So यहाँ पे entity will approach some commercial bank for giving the loan for short period till loan is disbursed by financial institution. Loan is disbursed by financial institution. अब इसके बाद में बैंक gives the loan to entity for short term with condition that it will be repaid first at the time of disbursement by financial institution. And same is called as bridge loan. Same is
called as bridge loan. Same is called as bridge loan. अब इसके बाद में क्या होगा? Disbursement received from financial institution and bridge loan will be repaid to commercial bank. So यहाँ पे disbursement received from financial institution and proceeds will be used to repay the bridge loan. Hope this is clear. Everybody has got this. तो ये हमारे पास में कंसेप्ट क्या हो गया? ब्रिज लोन का कंसेप्ट हुआ. Then we are having one more concept that is called as the reverse mortgage. रिवर्स मॉर्गेज पढ़ा इनकम टैक्स में. इनकम टैक्स में स्पेशल प्रोविजंस आए फॉर रिवर्स मॉर्गेज. क्या? चलो. नाउ व्हाट इज द रिवर्स मॉर्गेज? यहां पे हो गया. नाउ रिवर्स मॉर्गेज क्या है? लोग मैं ये ब्रीफ में बता रहा हूं सारी चीजें ताकि तुम इसको ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे को उस लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा. थोड़ा तो अपना भी यूज करना पड़ेगा डिपेंडिंग कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया. नॉर्मली अगर 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक पेज से ज्यादा नहीं लिखना चाहिए. मैं एक पेज पूरा कंप्लीट लिखा नहीं रहा हूं. तो ब्रीफ में मैं तो डिस्कशन में भी जा रहा ना. तुम ये सोचो कि ये एज इट इज, इसमें तुम्हारे को फिल करनी पड़ेंगी चीजें, थोड़े से अपने वर्ड्स और इंसर्ट करने पड़ेंगे. बट दिस इज मोर लाइक अ कंडेंस समरी जैसा है सब चीजें. क्योंकि मैं डिस्कशन में भी हमारी बहुत सारी चीजें आ रही है, वो सब हम लिख के नहीं ले रहे. सो यू विल हैव टू फिल सम गैप्स हियर. ठीक. बट दिस में भी जो हम अभी कर रहे हैं वो 60-70% हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ की इस चैप्टर की कंप्लीट कर देगा. 100% तो नहीं होता. जो हमारी बुक में वो कंप्रिहेंसिव दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें. बट अक्सर स्टूडेंट उसको पढ़ते नहीं कि इतना कौन पढ़ेगा. तो मैं वही चीजें उसमें से जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो लिखा के दे रहा हूं. मिनिमम इतना तो करके जाना. मैक्सिमम और कितना कर सकते हो इट इज अप टू यू. ठीक है. देन रिवर्स मॉर्गेज का कंसेप्ट क्या है? नॉर्मल मॉर्गेज लोन्स कैसे होता है? नॉर्मल मॉर्गेज लोन्स कैसे होंगे? नॉर्मल मॉर्गेज लोन्स कैसे होता है? सपोज मेरे को एक शॉप खरीदनी है, ऑफिस खरीदनी है, मेरे को कुछ एसेट खरीदना है. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? से जब मैंने एक क्लासरूम परचेज करा तो इस क्लासरूम को परचेज करने के लिए मैंने लोन लिया. अब लोन लेते टाइम पे मैंने क्या करा है? I have mortgaged this classroom with the bank. किसके साथ में मैंने मॉर्गेज कर दिया इसको? बैंक के साथ में मॉर्गेज करा हुआ है. रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे है, रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, बट इट इज मॉर्गेज विद द बैंक. बैंक ने मेरे से ओरिजिनल पेपर लिए हुए हैं एंड दैट इज लाइंग विद होम? विद द बैंक. इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ अब यहां हाउ द पोजीशन इज गोइंग टू बी हियर. अब जब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि कैसी सिचुएशन है यहां, दैट इन दिस केस जो नॉर्मल मॉर्गेज लोन है, मैंने लोन लिया, मैं लोन रीपे करूंगा. अगर मैं लोन रीपे नहीं करता हूं तो बैंक क्या कर सकता है? वो मॉर्गेज क्रिस्टलाइज हो जाता है. लोग चार्जेस होता है. चार्जेस दो तरीके के होते हैं. वन इज फिक्स्ड चार्ज एंड अनदर इज फ्लोटिंग चार्ज. फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? जहां पे एसेट ऑन विच द चार्ज इज क्रिएटेड इज नॉट प्री डिटरमाइंड. जैसा
सीसी लिमिट इज अगेंस्ट द प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक के अगेंस्ट में है, ठीक। बट अब यहां पे मेरी शॉप है, शॉप में जो स्टॉक है वो मैंने क्या करा है, हाइपोथिकेट करा हुआ है विद बैंक। तो अब यहां पे क्या मैं वो जो अपना शॉप में जो सामान रखा हुआ है मैं उसको बेच नहीं सकता? बेच सकता हूं ना मैं, यू कैन सेल इट, ठीक। बट फिर भी वो स्टॉक हाइपोथिकेट है, तो क्या हुआ, अब मैं बेचूंगा वापस और आ जाएगा, तो ऐसा टर्नओवर चलता रहता है। तो यहां पे इन केस ऑफ दीज आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग चार्ज। अब जिस दिन लोन लिया उस दिन मेरी दुकान में क्या माल था वो तो अलग होगा ना, आज की डेट में कुछ और होगा। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस केस, अब यहां पे होता क्या है, दैट इन द इवेंट अगर मैंने डिफॉल्ट करा तो दिस इज कॉल्ड एज द क्रिस्टलाइजेशन इवेंट, कि जो फ्लोटिंग चार्ज है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। मतलब जो बैंक वाले हैं मेरी दुकान पे या शॉप पे अपना लॉक लगा जाएंगे, वो सील कर दिया, वो सील हो गया, तो अब ये कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन इवेंट। अब जो फ्लोटिंग चार्ज है दैट बिकम्स फिक्स्ड। अब मैं उस दुकान में जो माल है वो अब नहीं बेच सकता। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो पहले वो चार्ज कौन सा था, फ्लोटिंग चार्ज था, एंड आफ्टर दिस क्रिस्टलाइजेशन इवेंट इट बिकम्स अ फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज में लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने क्लासरूम मॉर्गेज करके लोन लिया हुआ है, सो दिस इज अ फिक्स्ड चार्ज। क्लासरूम यही क्लासरूम होगा ना, कोई और क्लासरूम थोड़ी ना। लोन मैंने लिया, रीपेमेंट नहीं करा, बैंक आई और बाजू वाले का क्लासरूम बेच के चली गई, ऐसा थोड़ी ना कर सकता। लोन मैं नहीं दे रहा तो मेरा ही क्लासरूम बेचेंगे ना। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, इन दिस सिचुएशन दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड चार्ज, मींस एसेट ऑन विच द चार्ज इज क्रिएटेड इज प्री डिटरमाइंड। बट फ्लोटिंग चार्ज में द एसेट ऑन विच द चार्ज इज क्रिएटेड इज नॉट प्री डिटरमाइंड, वो प्री डिटरमाइंड नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल मॉर्गेज हुआ, लोन लिया लोन रिपे करा। रिवर्स मॉर्गेज इसका ठीक उल्टा होता है, पहले बैंक तुम्हारे को पैसे देता रहता है एंड फॉर सर्टेन पीरियड, एंड देन उसके बाद में तुम उनको पेमेंट करोगे या फिर प्रॉपर्टी तुम्हारी उनके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। रिवर्स मॉर्गेज नॉर्मली होता किन के लिए है, सपोज देयर इज सम पर्सन, अगर मैं नॉर्मल मॉर्गेज लोन लूंगा तो मेरी इनकम होनी चाहिए जहां से मैं लोन रिपे करूंगा। सपोज देयर इज वन रिटायर्ड पर्सन, एक रिटायर्ड पर्सन है, ठीक। अब वो जो भी जॉब था उसकी, अब जॉब से वो रिटायर हो चुका, अब उसकी इनकम नहीं है, बट उसके पास में प्रॉपर्टी है, उसके पास में एक घर है, बंगलो है सपोज, बट इनकम उसकी जीरो है आज की डेट में। अब यहां पे अगर वो बैंक से लोन लेगा तो रीपेमेंट कहां से करेगा? रीपेमेंट तो कर ही नहीं सकता ना, नहीं कर सकता रीपेमेंट। अब उस केस में वहां पे वो क्या करा जा सकता है? ऐसे में एक रिवर्स मॉर्गेज का कंसेप्ट आता है। बैंक क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेगा। नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा चलता है, इंडिया में इतना बहुत कॉमन नहीं है रिवर्स मॉर्गेज। बैंक क्या करता है, उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करता है एंड जो पर्सन है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एस्टिमेट करता है। ही मीन्स हिज और हर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्पाउस, मतलब जिसकी भी ज्यादा हो, मीन्स हस्बैंड वाइफ में से जो भी ज्यादा देर तक सरवाइव करने का उनके हिसाब से होगा, उसके उन्होंने लाइफ कंसीडर करी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाली और फिर वो एक अमाउंट कैलकुलेट करते हैं जो अमाउंट उस पर्सन को पर मंथ या पर क्वार्टर पे करा जा सकता है, ठीक। हर महीने कुछ अमाउंट उसको देते रहेंगे टिल द टाइम हिज हर स्पाउस सर्वाइव्स। दोनों में से, हस्बैंड वाइफ में से जो भी सर्वाइव करेगा, जब तक वो सर्वाइव कर रहा है वो उसको एक फिक्स अमाउंट देते रहेंगे और वो उसी घर में रहते रहेंगे। अब यहां पे अगर वो घर बेच दें तो रहेंगे कहां? पैसा चाहिए उनको सर्वाइवल के लिए, एंड घर बेच दिया तो रहेंगे कहां? ठीक, बट पैसा भी आना चाहिए। प्रॉपर्टी है बट इनकम नहीं है, होता बहुत सारे केसेस में। बहुत सारे लोग हैं, इवन पुणे में बच्चे फॉरेन कंट्रीज में सेटल हो गए हैं एंड वो वहां से, अब वो 6 महीने में एक बार तो फोन करता, पैसे भेजने की तो बात ही अलग है। दे आर बिजी विद देयर लाइव्स एंड अब वहां पे वो सरवाइव कैसे करें?
अब इनकम चाहिए ना, बट घर भी चाहिए ना साथ में, तो कैसा होगा? जब तक वो सरवाइव करेंगे तब तक बैंक उनको एक फिक्स सम हर महीने पे करता रहेगा, एंड दे विल लिव इन द सेम हाउस, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन दे विल सेल द हाउस और द प्रॉपर्टी एंड विल रिकवर द मनी। ठीक, अब ये कंसेप्ट इंडिया में तो नॉर्मली कॉमन नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में कैसा होता है, यूएस जैसे कंट्रीज में बच्चे अपना देखेंगे, एंड जो पेरेंट्स हैं वो बचपन से ही उनको बच्चों को, एक्चुअली इट इज गुड ऑल्सो, दे मेक देम इंडिपेंडेंट। 18 ईयर्स के बाद में तो उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा ही नहीं सकते। इवन बहुत सारी चीजें हैं, मीन्स अगर डॉक्टर के पास में मीन्स बच्चा बीमार हो गया, 18 ईयर्स से बड़ा है, बीमार हो गया, तो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट उसके पेरेंट्स को नहीं दिखाएंगे, उसी को देंगे अगर वो चाहे तो दिखाए, बिकॉज ही इज अ इंडिपेंडेंट एडल्ट। वो उसकी रिपोर्ट्स कुछ भी पेरेंट्स को नहीं बताएंगे। पेरेंट्स को अब जो इंडिया से वहां जाके सेटल होते हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब 18 क्या हिंदुस्तान में तो 25 साल तक 50 साल तक बच्चे ही रहते हैं, पेरेंट्स हैं तो। सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, अब वहां पे क्या हो गया, दैट इज द सिचुएशन। वहां पे वो क्या करता है, इनकम जनरेट होने के लिए रिवर्स मॉर्गेज कर दिया प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी को रिवर्स मॉर्गेज करने के बाद में क्या करेंगे, उससे इनकम आती रहेगी, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन प्रॉपर्टी विल बी सोल्ड, एंड उसका जो पैसा होगा मीन्स जो उससे जो सेल करके बैंक को वो अपना प्रिंसिपल सम रिकवर कर लेंगे। सो रिवर्स मॉर्गेज का कंसेप्ट क्या होगा, सो राइट, in case of reverse mortgage, bank gives a certain amount to borrower till gives certain amount to borrower till he survives against his or her immovable property after the death of person, bank sells the property in market and recovers their money ठीक। तो यहां पे अब क्या हो गया, व्हेन इट कम्स टू द रिवर्स मॉर्गेज, हाउ द पोजीशन इज हियर। यहां पे मॉर्गेज लोन का ठीक उल्टा है, ठीक रिवर्स है। नॉर्मल मॉर्गेज लोन में क्या होगा, पहले लोन लोगे और फिर रीपे करोगे और फिर अपना मॉर्गेज छुड़ा लोगे, ठीक। जब मेरा पूरा पैसा वापस हो जाएगा तो क्या होगा, जो भी मेरा मॉर्गेज है वो मेरा छूट जाएगा एंड प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मेरे को वापस मिल जाएंगे। रिवर्स मॉर्गेज में हर महीने बैंक पैसा दे रहा है, एंड
ऑब्वियसली वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उस प्रॉपर्टी वैल्यू होगी, उस पे उसकी वो प्रेजेंट वैल्यू मीन्स एक डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 20 साल बाद, सपोज 15 साल पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, 20 ईयर्स है सपोज, तो 20 साल बाद जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उससे ज्यादा प्रॉपर्टी वैल्यू होनी चाहिए ना। तो क्या करेंगे उसमें जो प्रॉपर्टी वैल्यू कंप्यूट करेंगे, जो आज की वैल्यू है उसकी एक डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे, इतना लोन होगा, उसको उस पीरियड से डिवाइड कर देंगे और उतना अमाउंट उस पर्सन को एवरी मंथ दिया जा सकता है। सो ही विल बी लिविंग इन दैट सेम हाउस फॉर 20 ईयर्स आफ्टर हिज और हर डेथ। वो बैंक क्या करेगा, प्रॉपर्टी विल बी गोइंग टू द बैंक एंड बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल करके कैन रिकवर द मनी। इज दिस पॉइंट क्लियर? एवरीबडी हैज गॉट दिस? ठीक। तो यहां पे ये हमारे पास में कंसेप्ट आ गया किसका, रिवर्स मॉर्गेज का कंसेप्ट आ गया।